Welcome. Today we will be discussing the sources of finance. Sources of finance are the ways and methods used to raise funds to cover or finance short, medium and long-term financial requirements. ऐसे तमाम तरीके या ऐसे तमाम चैनल्स जिनसे आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फाइनेंस का या पैसों का इंतजाम करते हैं, वो सारी की सारी आपकी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहलाती हैं. Deciding the right source of funds is a crucial business decision taken by the top level finance manager. The use of wrong source increases the cost of funds, which in turn would have a direct impact on the feasibility of the project under consideration. Improper match of the type of capital with the business requirement may go against the smooth functioning of the business. For instance, इस चीज़ को समझने के लिए आप इस तरह से ले लीजिए कि आपके पास अगर आप फिक्स्ड एसेट्स हैं और आपने उनको फाइनेंस करने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया, तो उससे होगा क्या कि जो आपके रिटर्न्स आने थे इन फिक्स एसेट्स के ऊपर, वो तो आपके पास एक लॉन्गर टाइम के बाद आने थे, यानी कि 2 साल बाद आएंगे या 3 साल के बाद आएंगे. लेकिन जो आपकी जो इसके अगेंस्ट में जो आपको पेमेंट्स करनी होंगी, फाइनेंस जब भी आप जनरेट करते हैं उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो देते हैं ना उसको देने वाले को, उसकी जो पेमेंट्स आ जाएंगी वो फौरी तौर पर या कुछ अरसे बाद वो आनी शुरू हो जाएंगी. तो फिर क्या होगा, फिर मैनेजर को दोबारा से इन जो आपकी आउटफ्लोज है इनको फाइनेंस करने के लिए आपको दोबारा से एक नई तरीके की सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को इंतजाम करना पड़ेगा, और फिर मजीद उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो भी आपको बेयर करनी पड़ेगी. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की जो कैटेगराइजेशन है वो 3 तरह की बेसिस के ऊपर की गई है. पहली, सोर्सेज ऑफ फंड जनरेशन, कि आपने जो फंड्स को जनरेट किया है वो किन सोर्सेज से किया है. सेकंड, टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए या कितने वक्त के लिए आपको वो फाइनेंस मुहैया किया गया है. एंड लास्टली, ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस के ऊपर. वी विल बी डिस्कसिंग दीज वन बाय वन. Sources of finance की categorization on the basis of sources of fund generation includes internal sources of finance. Internal sources of finance क्या होते हैं, जो बिजनेस के अंदर ही से आप फाइनेंस का इंतजाम कर लें. आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस की, उनके लिए आपको जो पैसा चाहिए वो आप कहीं बाहर से जाके नहीं लेते, बल्कि आप अपनी ही बिजनेस के अंदर से जनरेट कर लेते हैं. इसकी एग्जांपल्स के तौर पे आपके रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं या रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी. जो पैसा आपके पास एज अ रिटेन अर्निंग्स में पड़ा हुआ है, अगर उसमें कुछ 10 लाख पड़े हुए या 12 लाख पड़े हुए हैं, तो उसमें से आप कुछ रिटेन अर्निंग्स को कम करके उसमें से पैसा निकाल के आप अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं. रिडक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है आपका जो आपका डे टू डे बिजनेस चल रहा होता है, उसके लिए आपके पास कुछ फंड्स ऐसा होता है जो उसके स्मूथ वर्किंग के लिए आप जो है ना इन हैंड रखते हैं. यूजुअली इसको कैलकुलेट करने के लिए आप करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटीज को, तो जो डिफरेंस होता है वो अमाउंट होता है जो वर्किंग कैपिटल के तौर पे आपने अपने पास रखना होता है फॉर द स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. आप उस जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो बिजनेस है उसके अंदर जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो 10 लाख थी, मैं अगर उस 10 लाख के बजाय मैं उसको कम करके 8 लाख पे ले आऊँ, तो 2 लाख मैं अपने ही बिजनेस के अंदर से मैंने जनरेट कर लिए, जिनसे मैं अपने बिजनेस की किसी और रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हूँ. सेल ऑफ एसेट्स भी इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है. आपके पास एसेट्स पड़े थे, आपने उन एसेट्स को बेच दिया, बेच के उससे फंड्स जनरेट करिए और अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो थी, कहीं और अपने अगर पैसे देने थे या कोई और एसेट खरीदना था, एक बड़ा एसेट बेच के अपने छोटा एसेट खरीदना था, या कोई बड़े एसेट के लिए आपके पास कुछ पैसे अवेलेबल थे, कुछ कम थे, तो आपने अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को बेचकर उसकी जो फाइनेंसिंग थी उसको कवर अप कर लिया. ये सारे आपके इंटरनल सोर्सेस में आते हैं. इंटरनल सोर्सेस की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसके अंदर आप किसी दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते. फर्दर इसके अंदर डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी और डेट भी एग्जिस्ट नहीं करती.
आपके पास बैंकरप्सी की या फिर जो आपको फिक्स पेमेंट्स वगैरह करनी होती है उस तरह की एप्लीकेशंस यहाँ पर आपके ऊपर नहीं आती। सेकेंडली आपके पास जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आती हैं अंडर दिस कैटेगराइजेशन, वो आपकी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होती है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर आप बिजनेस के अंदर से फंड्स जनरेट नहीं करते बल्कि बाहर से पैसा लेकर आ रहे होते हैं। इसके अंदर आपकी इक्विटी भी हो सकती है कि आपने शेयर्स मार्केट में बेचे और उनके अगेंस्ट में आपने पैसा उठा लिया। आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं कि आपने बॉन्ड्स बेच के भी पैसा ले लिया, या फिर जो है आपने बैंक से लोन ले लिया, लीज करवा लिया। इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस जो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड जो आपकी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनको कैटेगराइज किया जाता है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और स्मॉल टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होती हैं जो कि आपको फंड्स प्रोवाइड करती हैं फॉर अ ग्रेटर देन 5 ईयर पीरियड। यूजुअली इनको जो है एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए या डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स भी आ सकती हैं जो कि एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस भी थी, क्योंकि ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं अक्रॉस कैटेगराइजेशन। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि टाइम पीरियड के हिसाब से इसकी कैटेगराइजेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी एग्जिस्ट कर रही थी और यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इंटरकनेक्टेड सोर्स मतलब सेम इंस्ट्रूमेंट जो होगा, सेम सोर्स ऑफ फाइनेंस जो होती है वो लाई कर सकती है इन मोर देन वन कैटेगराइजेशन। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास डिबेंचर्स हो सकते हैं, इक्विटी हो सकता है, प्रेफर्ड कैपिटल हो सकता है, टर्म लोन हो सकता है। ये सारे हम इंशाल्लाह अपनी कमिंग स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट फॉर नाउ आप इनको कंसीडर करें कि ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा ऑफ द बिजनेस आर फंडेड यूजुअली यूजिंग द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसेस जो होते हैं वो सोर्सेज होती हैं जो कि आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं फॉर अ पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर्स। इनको यूजुअली कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करने हो, यानी आपको एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करने हो जिनकी पेमेंट्स यूजुअली आपने जो राइट ऑफ करने होते हैं वो आपको 3 to 5 ईयर्स के अंदर अंदर आपने ख़त्म करने होते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर आपके पास वेंचर कैपिटल आएगा, लीज, कमर्शियल पेपर्स आ जाएंगे और इसी तरह की और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं जो कि इसके अंदर लाई कर सकते हैं। मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को आप रिपेयर और मेंटेनेंस के अगर रिक्वायर्ड हो आपके बिजनेस के मशीनरी के अंदर या बिजनेस के अंदर उस तरह की रिक्वायरमेंट्स हो, उनकी फाइनेंसिंग के लिए भी आप मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस को यूज़ किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं वो यूजुअली आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर, और इसको इसीलिए जो नाम दिए जाते हैं वो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल या फिर रिवॉल्विंग कैपिटल के नाम भी इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए आपको रिक्वायर्ड होती हैं। इनका इंतजाम कहाँ से किया जा सकता है? पहली चीज़, एडवांस फ्रॉम द कस्टमर्स। आपने कोई सेल्स करनी थी, कोई आपने सेल की हुई है क्रेडिट पे, उस पर आपको पेमेंट आनी है, आप उनसे पहले जो डेट उनकी ड्यू है उस डेट से पहले उनसे कहते हैं कि आप पेमेंट कर दीजिए या एडवांस में पेमेंट कर दीजिए, तो फिर क्या होगा कि आपके पास उस डेट से पहले आपके पास फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे और उनको आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, अकाउंट रिसीवेबल। अगर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल पड़े हुए हैं, आपने क्रेडिट पे सेल्स की हुई थी जिसके जो डेट है ड्यू है वो आगे है, 15 दिन बाद है, आप उसको कहते हैं कि आप मुझे 15 दिन पहले रिक्वेस्ट कर दें कि 15 दिन पहले मुझे पेमेंट कर दें, उसके ऊपर उसको कोई डिस्काउंट वगैरह दे दें तो वो कैश जनरेट हो जाता है। 15 दिन पहले ही आपके हाथ में कैश आ जाएगा और आप उससे अपनी करंट जो रिक्वायरमेंट होगी उससे पूरा कर सकते हैं।
अकाउंट पेएबल से कैसे कर सकते हैं? अकाउंट पेएबल से क्या करेंगे आप कि आपने पेमेंट करनी थी आज, आप उससे बात कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगली बार जो आपकी पार्टी है कि आप उसको 1 महीने बाद ही पेमेंट कर देंगे, तो फॉर टाइम बिंग जो अभी आपके पास पैसे थे वो आप अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। जो इसके एक्सटर्नल सोर्सेज के तौर पे आता है, ये तो सारे इंटरनल सोर्सेज थे ना जिनसे आपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो थी, शॉर्ट टर्म टाइम रिक्वायरमेंट जो थी आपकी फंड्स की, उसको आपने पूरा किया। लॉन्ग टर्म के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स करते हैं। कोई ऐसा बिल है जो कि फ्यूचर में मैच्योर होना है, आपने उसको 1 महीना पहले या 15 दिन पहले या 2 महीने पहले कैश करवाना है। अगर आप उसको 2 महीने पहले कैश करवाना चाहते हैं तो उस पर एक मिनिमम पेनल्टी होती है जो आप पे आउट करते हैं, और जो है आपको इन हैंड कैश जो है होगा वो मिल जाएगा, और उससे भी आप अपनी इमीडिएट जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। जब भी आप कैपिटल लेकर आते हैं तो उसके साथ आपकी 2 तरह की कॉस्ट अटैच्ड होती हैं। एक आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है, क्योंकि आप कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली अगले बंदे को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना होता है। और सेकंड आपके पास जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ शेयरिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर बिजनेस है, कि आप अपने बिजनेस पे अगले बंदे को या जिससे आप पैसा ले रहे हैं आप उसको ओनरशिप और कंट्रोल प्रोवाइड करें। कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो इस बात को पसंद नहीं करते कि वो डाइल्यूट करें अपने बिजनेस को या वो अपनी ओनरशिप को शेयर करें। वो लोग जो है बोरोड कैपिटल की तरफ जाते हैं, और दूसरे वो उस टाइप के लोग होते हैं जो कहते हैं कि बिजनेस क्योंकि रिस्की है तो इसके अंदर जो रिस्क शेयरिंग है ये इस चीज़ को वो प्रेफर करते हैं, तो फिर वो लोग ओन्ड कैपिटल की तरफ या ओन्ड कैपिटल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से फाइनेंस को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं फॉर रनिंग द स्मूथ बिजनेस। जब आप ओन्ड कैपिटल की बात करते हैं तो ओन्ड कैपिटल के अंदर जो एग्जांपल्स में आपके पास आती हैं उसके अंदर आपकी इक्विटी आती है। इक्विटी इज सिंपली शेयर्स जो कि आपने मार्केट में बेचे हैं और ओनरशिप दे दी है लोगों को, या रिटेन्ड अर्निंग से उठा लें क्योंकि वो भी बिजनेस की अपनी बिलोंगिंग्स है ना जिसमें से वो पैसा निकाल रहे हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी इसमें आ जाएंगी। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन शॉर्ट वाइल। वेंचर कैपिटल्स हैं और इसी तरह की और भी डिफरेंट सोर्सेस। It is a long-term capital, which means it stays permanently with the business. There is no burden of paying interest or installments like borrowed capital, so the risk of bankruptcy also reduces. क्योंकि आप ओनरशिप दे देते हैं उनको तो ऑब्वियसली वो एक परमानेंट लिंक जनरेट होता है, टेम्परेरी लिंक जनरेट नहीं होता। लास्ट आपके पास आ जाता है बोरोड कैपिटल। ऐसा बोरोड कैपिटल से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को जनरेट करना। इसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, कमर्शियल बैंक्स हो गए, या जनरल बैंक पब्लिक को आपने बॉन्ड्स इशू कर दिए और उनसे पैसा ले लिया। द की पॉइंट हेयर इज दैट कि यहाँ पे आप ओनरशिप ऑफ या कंट्रोल जो होता है ना बिजनेस का वो आप दूसरे बंदे को नहीं देते, ये आपके अपने पास रहता है। Here, the borrower has a charge on the asset of the business, which means the company will pay the borrower by selling the assets in case of liquidation. अगर बिजनेस बंद हो रहा होगा तो जो भी borrower होगा उसके वो इसकी तो लाइबिलिटी होगी ना, तो उसको वो अपने बिजनेस के एसेट बेच के भी उसकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। ये जो कैपिटल होगा इसकी जो कॉस्ट आती है वो लाजमी आपको पे आउट करनी है, प्रिंसिपल भी वापस देना होता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको पे आउट करना होता है। जबकि जो ओन कैपिटल था वहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है, ओनर्स होते हैं सारे, तो वहाँ पे आपके पास ऐसी कोई लीगैलिटी या ऐसी कोई जो है आपके पास कंडीशन नहीं होती कि आपने लाजमी तौर पर उनको कुछ ना कुछ पे आउट करना है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।